5 गरीब बहू की राखी का ससुराल। राखी ले लो राखी, रंग बिरंगी राखी। बहन जी देखिए ना कितनी प्यारी राखी है। ये राखी तो आपके भाई के हाथ पर अच्छी लगेगी। सही कह रही हो, तुम्हारी ये राखी तो सच में बहुत सुंदर है। मुझे ये राखी दे दो, रक्षाबंधन पर मैं अपने भाई को यही राखी बांधूंगी। ये लीजिए आपकी राखी, 20 रुपए हुए इस राखी के। लता और गायत्री गांव में राखी बेचने का काम किया करती थी। वहीं लता और गायत्री की तीनों देवरानियां जानकी, शोभा और आरती चूड़ियां और बच्चों के खिलौने बेचा करती थी। 5 बहू के पति रिक्शा चलाया करते थे। लता और गायत्री का परिवार बहुत ही गरीब होता है, जिसके चलते उन्हें जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ता है। इन्हीं के साथ इनकी सास माला भी रहती थी। पूरे दिन भर में सबकी जितनी कमाई होती है वो पूरी कमाई दिन भर के खर्चे में ही निकल जाया करती। लता, गायत्री, तुम दोनों भी जानकी, शोभा और आरती की तरह खिलौने और चूड़ियां क्यों नहीं बेचती हो? इन राखियों को बेचने पर तुम दोनों की कितनी ही कमाई हो जाती है। माँ जी आप तो जानती है ना, कुछ दिनों में रक्षाबंधन का त्योहार है, इसलिए हम दोनों मिलकर राखी बेच रही हैं। ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो हमारी कमाई हो जाती है। और आप देखना, जैसे जैसे रक्षाबंधन का दिन करीब आएगा वैसे वैसे हमारी बिक्री बढ़ती जाएगी। माँ जी अब हम लोग चलते हैं, वरना हम लोगों को जाने में देरी हो जाएगी। लता और गायत्री अपनी राखियों से भरी टोकरियों को उठाकर अपने सिर पर रखती हैं और राखी बेचने के लिए निकल जाती हैं। लता और गायत्री जिस रास्ते से रोज राखी बेचने के लिए जाती थी, उसी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती हैं, जिनके पैर में से काफी खून निकल रहा होता है, जिसे देखकर गायत्री, लता दोनों ही उस बूढ़ी अम्मा के पास जाते हैं। ये चोट कैसे लग गई आपको? आप ठीक तो है ना? बेटा मैं जंगल से जा रही थी कि तभी एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं तो बच गई, लेकिन ये चोट मुझे लग गई। मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, काफी दर्द हो रहा है। माँ जी आप फिक्र मत करिए, यहीं पास में एक अस्पताल है, हम आपको अस्पताल में लेकर जाते हैं। गायत्री, लता दोनों ही उस बूढ़ी अम्मा को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं और उनका इलाज करवाती हैं। इलाज में बहुत सारा खर्चा आता है, लेकिन दोनों बहुओं के पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं, जिस वजह से दोनों अपनी टोकरी में रखी हुई राखियों को एक दुकान पर जाकर बेच देती हैं और उनसे मिलने वाले पैसों से इलाज के पैसे भर देती हैं। अब हम क्या करेंगे? पैसे भरने के लिए हमने राखी तो बेच दी, लेकिन अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? वैसे ही घर चलाने में इतनी परेशानी होती है। कोई बात नहीं गायत्री, भगवान है ना, वो सब ठीक कर देंगे। हमें तो खुश होना चाहिए कि वो बूढ़ी अम्मा अब ठीक है। चलो अब हम लोग घर चलते हैं, काफी रात हो गई है। इतना बोलकर गायत्री और लता दोनों अपने घर लौट आती हैं और सारा परिवार खाना खाकर सो जाता है। जैसे ही आधी रात होती है, गायत्री को उसकी झोपड़ी में एक रोशनी दिखाई देती है। गायत्री जैसे ही उठकर उस रोशनी को देखती है तो उसे उस रोशनी में एक देवी दिखाई देती है, जिसे देखकर गायत्री जोर से चिल्लाती है। गायत्री की आवाज सुनकर सारा परिवार भी नींद से उठ जाता है। हे भगवान, ये देवी कौन है? आप कौन हैं देवी, और आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं वही देवी हूँ जिसकी आपकी बहू लता और गायत्री ने मदद की थी। लता और गायत्री ने मेरी मदद के लिए अपनी सारी राखियां बेच दी और मेरा इलाज करवाया। मैं तुम दोनों के इस काम से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। तुम चाहती तो मुझे वहां अकेला छोड़कर भी जा सकती थी, लेकिन एक पराया होने के बावजूद भी तुम दोनों ने मेरी सहायता की। इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। जिन राखी को तुमने बेचकर मेरी सहायता की थी, मैं वही राखियां अब तुम दोनों को उपहार में देती हूँ। देवी के इतना बोलते ही देवी के हाथों से एक रोशनी निकलती है और देखते ही देखते वो छोटी सी एक झोपड़ी अब एक जादुई राखी की झोपड़ी में बदल जाती है, जिसे देखकर सारा परिवार हैरान हो जाता है। हमारा घर तो पूरा का पूरा राखी का बन गया है। ये कोई मामूली राखी नहीं है, ये सारी की सारी राखियां एक जादुई राखी हैं। तुम जब भी अपने घर से बाहर निकलकर इस राखी की झोपड़ी से जो कुछ भी मांगोगे वो चीज तुम्हें मिल जाएगी। इस राखी की झोपड़ी से तुम अपने साथ साथ जरूरतमंद लोगों की भी मदद कर सकते हो। इतना बोलकर वो देवी एक सफेद रोशनी के साथ गायब हो जाती हैं। देवी की बात सुनकर सारा परिवार बहुत खुश होता है, जिसके बाद अब जब भी पूरे परिवार में से किसी को भी
किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वो जादुई राखी की झोपड़ी से उस चीज को मांग लिया करते। ये क्या, आटा खत्म हो गया है और घर में पैसे भी नहीं है, बिना आटे की रोटियां कैसे बनेंगी। एक काम करती हूँ, इस जादुई राखी की झोपड़ी से ही आटा मांग लेती हूँ। जिसके बाद शोभा झोपड़ी के बाहर आकर कहती है, हे जादुई राखी झोपड़ी, मुझे आटा दो जिससे मैं रोटी बनाकर अपने परिवार वालों को खिला सकूं। शोभा के इतना बोलते ही वो जादुई राखी की झोपड़ी एक सफेद रोशनी के साथ चमकने लगती है और देखते ही देखते शोभा के सामने ढेर सारा आटा आ जाता है, जिसे देखकर शोभा बहुत खुश होती है। जादुई राखी के घर से पांचों बहुएं राखी मांगकर उन्हें ले जाकर बाजार में बेचा करती, जिससे उनकी बहुत अच्छी खासी बिक्री हो जाया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। रक्षाबंधन के दिन पांचों गरीब बहुओं में गरीब पांचों भाई राखी बनवाने के लिए अपनी पांचों बहनों के ससुराल आते हैं। लेकिन जैसे ही वो राखी के बने हुए रंग बिरंगे घर को देखते हैं तो वो पांचों के पांचों हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, ये घर तो पूरा राखियों से बना हुआ है। देखने में भी काफी सुंदर लग रहा है। तुम लोगों ने ये राखी से घर कैसे बनाया? बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन आपको बैठकर फुर्सत से बताएंगे। इतना कहने के बाद पांचों भाई उस राखी की झोपड़ी के अंदर जाते हैं और बैठ जाते हैं। जिसके बाद पांचों बहुएं अपने पांचों भाइयों को राखी बांधती हैं। जिसके बाद पांचों भाई बहन मिलकर रक्षाबंधन का त्योहार बनाते हैं। आप सभी लोगों का काम कैसा चल रहा है? हम लोगों का काम अब बिल्कुल चलना बंद हो गया है। घर में राशन की कमी आने लग गई है। कभी कभी तो पूरा दिन बिना रोटी खाई गुजारना पड़ता है। न जाने कब हम सबकी ये परेशानी दूर होगी। न जाने भगवान अब हमारी और कितनी परीक्षा लेगा। अपने भाइयों की बात सुनकर पांचों बहुओं को बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद पांचों बहुएं जाकर अपने बक्से से पैसे लेकर आती हैं और अपने भाइयों को दे देती हैं। इतने सारे पैसे तुम लोगों के पास कहाँ से आए? तुम लोगों की क्या कोई लॉटरी लग गई है? ऐसा नहीं है, ये सारे पैसे तो हमने राखी बेचकर कमाए हैं। आप तो जानते हैं ना रक्षाबंधन पर राखियां कितनी बिकती हैं। ये उसी का ही नतीजा है। इन पैसों की हमसे ज्यादा आप सबको जरूरत है। इन पैसों की मदद से आप सबको अच्छे से गुजारा हो जाएगा और आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हो। इन सब की क्या जरूरत थी, हम लोग सब संभाल लेते। क्या एक भाई का ही फर्ज होता है अपनी बहन की मदद करना? बहनों का फर्ज नहीं होता कि वो अपने भाई की मदद करें? ये पैसे रख लीजिए, इससे आपकी काफी मदद हो जाएगी। अपनी बहनों की बात सुनकर पांचों भाइयों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी बहनों को गले लगाते हैं और उन पैसों को लेकर चले जाते हैं। पांचों बहनें जादुई राखी की झोपड़ी के बारे में अपने भाइयों को कुछ भी नहीं बताती। उस जादुई राखी की झोपड़ी की मदद से अब धीरे धीरे पांचों बहुओं के घर के हालात ठीक होने लगते हैं और वो अपने साथ साथ हर जरूरतमंद लोगों की मदद करती हैं, जिससे उन्हें काफी दुआएं मिलती हैं। अब हर रक्षाबंधन पर पांचों बहुएं उस जादुई झोपड़ियों से राखी लेकर उन्हें बेचा करती और अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहती हैं। लो पुदीना ले लो, पुदीना ले लो, पुदीना पुदीना पुदीना। आहा! चंदू को इस तरह से गाना गाता हुआ देखकर उसकी माँ झुमरी गुस्से में कहती है, चंदो, तुझको गाना गाने के सिवा कछु आता है कि नहीं? जब देखो भोजपुरी माँ घुसी रहती है। अपनी अम्मा की एक ठो बात ना अपनी खोपड़िया में घुसा लो। तुम दोनों बहनें, आज तुम्हें देखने वाले लड़के वाले आने को हैं, तो लड़के वालों के सामने अपनी लुल्लपंती शुरू मत करना। अरे तुम टेंशन आओ मत अम्मा, हम एकदम चुप रहेंगे। कहो तो जुबान पर चेपी लगा ले। अभी जाकर तुम दोनों बस तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में गायत्री अपनी दोनों बेटों सुमित और रोहित उनके साथ उनके घर आती है। गुंजा और चंदो गांव की मिट्टी में पली बड़ी खुश मिजाज लड़कियां हैं। दोनों बहनें गोरी और सुंदर हैं, मगर चंदो की चोटी खड़ी है। क्या गायत्री को चंदो और गुंजा अपने बेटों के लिए पसंद आएंगी? घर आने पर हरि प्रसाद गायत्री और उनके बेटों का स्वागत करता है। आइए गायत्री जी, हमारे छोटे से घर में आपका स्वागत है। भाई साहब, मेरे पति तो नहीं रहे, मगर मैं उनका दिया हुआ वादा पूरा करने आई हूँ। अरे सुनती हो, चांदो और गुंजा को ले आओ। जैसे ही रोहित चंदो की खड़ी चोटी देखता है तो अपने भाई सुमित से कहता है, यार सुमित भैया,
आपकी तो फुल टू पटाखा है, मगर मेरी वाली की चोटी तो माउंटेन एवरेस्ट की तरह खड़ी है। प्रणाम होने वाली अम्मा जी, ये लीजिए चाय। अरे आप दोनों काहे भूखे प्राणी की तरह टुकुर टुकुर ताकत हैं? ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और कचौड़ी खाइए। यार भैया जो भी हो, इसकी भोजपुरी तो हमरे दिलवा में घर कर गई। हमको तो ये अब ई देसी लुगाई चाहिए। क्या बात है छोटे। इसी के साथ गायत्री रिश्ता पक्का कर देती है। शादी करके गुंजा और चंदो को बहू बनाकर शहर ले आती है। मगर क्या गांव की देसी बहुओं को दिल्ली शहर खुशियां देगा? डोरबेल बजाने पर मॉडर्न तान्या और दिशु दरवाजा खोलती हैं। हे मम्मी, भाई, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। अरे माँ जी, कौन है ये बेशरम? अरे जरा देखिए तो कैसे फटे चिट्टे कपड़े पहने हैं। ईका कपड़ा में से मच्छर तो मच्छर, चूहा भी आहिस पाइस खेल लेगा। तभी सुमित धीरे से गुंजा के कान में कहता है, गुंजा, ये दोनों तुम्हारी ननद है और हमारी बहन। लागत है ये शर्म लिहाज बेचकर इमली खा गई हैं। जस्ट शट अप यू ब्लडी बहन जी। अरे बहन जी नहीं ननद जी, हम हैं तुम्हारी भाभी फ्रॉम छपरा। ये सुनकर दिशु और तान्या गुस्से में भड़क जाती हैं। अच्छा, तो अब समझ में आया, हमें ये जरूरी काम करने आप हमारे भाई को गांव लेकर गई थी मम्मी। घर आई अपने गांव की भाभियों को देखकर दोनों शहरी ननद चिढ़कर कमरे में चली जाती हैं। ससुराल के पहले दिन चंदो और गुंजा खाना बनाकर टेबल पर परोसती हैं। गायत्री अपने दोनों बेटों के साथ खाने की मेज पर आकर बैठ जाती हैं। चंदो बहू, जाकर अपनी ननद को नाश्ते के लिए बुला लाओ। चंदो जैसे ही कमरे में आती है जहां तान्या और दिशु मेकअप कर रही होती हैं, चंदो कमरे के अंदर आ जाती है। अरे क्या बात है, हमारी सहरी ननद बड़े जोरों शोरों से लिपाई पुताई कर रही हो। अपनी गवार भाभी को अपने सामने खड़ा देखकर दिशु उस पर चिल्ला पड़ती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना हमारी परमिशन के हमारे कमरे में आने की? आइंदा अगर बिना हमसे पूछे हमारे कमरे में आई ना, तो तेरे सर पर ये जो एंटीना खड़ा है ना, इसे उखाड़ कर फेंक दूंगी। ऐसा मत करना दिशु, हमारी गवार भाभी की खड़ी चोटी चलते फिरते हैंगर का काम करती है। ये सब सुनकर बेचारी चंदो आंखों में आंसू लिए जहां उसका पति रोहित उसे परेशान देखकर उससे पूछता है। चंदो उसे सारी बात बताती है, जिसके बाद रोहित उसे एक पार्लर लेकर जाता है जहां उसके बाल ठीक हो जाते हैं। घर जाकर चंदो अपनी दोनों शहरी ननद से कहती है, क्या हुआ हमरी शहरी ननद, हमरे बाल देखकर तुम्हारे गुर्दे लाल काहे पड़ गए? गुस्से में आकर तान्या चंदो पर हाथ उठाती है। तो कौड़ी की देहाती हमें चिढ़ाएगी, तुझे तो मैं बताती हूँ। नहीं नहीं ननद जी, ई गलती नहीं करना, काहे कि ई तुम्हारी ककड़ी जैसी कलाई में इतना जान नहीं जितना देसी घी में है जो हम गांव में खाए हैं। और हमका एक बात बताओ, तुम दोनों बहन फायर काहे रहती हो? कहो तो तुम्हारे लिए फायर ब्रिगेडियर मंगा दे। वो फायर ब्रिगेडियर होता है, बिगड़े डियर नहीं, गंवार कहीं की। इसी तरह से वक्त बीतता जाता है। तान्या और दिशु अक्सर अपने शहर से होने का घमंड अपने गांव से आई भाभियों पर दिखाती है और गंवार कहकर उनकी बेइज्जती करती हैं। मगर चंदो और गुंजा भी उनका जमकर मुकाबला करती हैं। इसी बीच में तान्या का बर्थडे आ जाता है। वो अपने सभी दोस्तों को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। हैप्पी वाला बर्थडे हमारी प्यारी ननद जी। तुम दोनों के बर्थडे विश की कोई जरूरत नहीं। आज मेरे फ्रेंड्स आने वाले हैं, उनके सामने अपनी गंवारों वाली लैंग्वेज की डिक्शनरी मत खोलना। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। गुंजा, चल हम दोनों भी इन शहर वालों को दिखा देते हैं कि गांव वाले इनसे कम नहीं। हाँ, और वैसे भी हमको शहरी रंग में देखकर हमारी ननद भी खुशी के मारे टमाटर के जैसे लाल हो जाएगी। शाम होते ही पार्टी स्टार्ट हो जाती है। चंदो और गुंजा अपनी ननद की अलमारी से उनके कपड़े निकाल कर पहन लेती हैं और सैंडल भी पहन लेती हैं। इसके बाद वो जैसे तैसे मेकअप शुरू करती हैं। अरे ई मेकअप करे माँ तो हमको हमारी अम्मा याद आ गई। एक जगह पाउडर ज्यादा हो जाता है तो एक जगह कम हो जाता है। अरे जल्दी जल्दी मेकअप लपेट और नीचे चल। दोनों गवार भाभियां ढेर सारा मेकअप लपेट कर पार्टी में आती हैं, जहां तान्या के सभी दोस्त उन दोनों पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तान्या, लुक एट दिस फनी गाय, ऐसी लग रही है जैसे एशियन पेंट लपेट कर आ गई हूँ।
अरे बताओ हमारी प्यारी नंद जी, कैसी लग रही है तुम्हारी भाभी? बिजली गिरा रही है ना। तुम्हारी गांव की भाभी को देखो, सब कैसे ना के फाड़ फाड़ के हमको ही देख रहे हो। तान्या, ये दोनों तेरी भाभियां हैं। हेलो भाभी जी। हेलो हेलो हमारी ननद की सहेली, हाउ डू यू डू? तुम हमारी ननद से बातें करो, हम बाकियों से मिलकर आते हैं। फिर तान्या की दोनों भाभी पार्टी में इधर उधर घूमने लगती हैं, मगर हाई हील पहनकर उनसे चला नहीं जाता। तभी गुंजा गिर जाती है। अरे मोरी मैया, ये ससुरी सैंडलवा तो भरी पार्टी में हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। यार तान्या, तेरी देसी भाभियां तो एकदम अलग पीस हैं, या फिर ये कहूँ कि एकदम डिफेक्टिव पीस है। एक एक करके तान्या के सभी दोस्त उसकी भाभियों का मजाक बनाते हुए वहां से जाने लगते हैं। तभी तान्या गुस्से में अपनी दोनों भाभियों पर भड़क जाती है और सबके सामने उन पर चिल्ला देती है, मैंने तुम दोनों को सुबह ही कहा था ना कि मेरे दोस्तों के सामने अपनी जुबान मत चलाना, मगर तुम दोनों ने अपनी गवारपंथी दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरे सभी दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट करवा दी। किससे पूछकर तुम दोनों ने मेरी ड्रेस को हाथ लगाया और मेरा मेकअप लगाया? अरे इससे अच्छा तो यही होता कि तुम 6 मीटर की साड़ी लपेट कर आ जाते, और ये सब करके क्या तुम दोनों गवार मेरी और मेरी बहन की तरह शहरी बन जाओगी? देसी देहाती कहीं की, कपड़े बदल लेने से लैंग्वेज नहीं बदल जाती। ये सब सुनकर चंदो और गुंजा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो बहुत रोती हैं। बस बहुत हुई गवा ननद जी, अरे हमने तो ये सब इसलिए किया ताकि तुम खुश हो सको, मगर सबन के सामने तुमने हमारी बहुत इंसल्ट की। अब बस अंग्रेजी माँ किटपिट करने से कोई शहरी बाबू नहीं बन जाता। हमारी भाषा देसी जरूर है, मगर दिल एकदम साफ है। इमा नफरत नहीं है, न मैल। हमें लगता था कि तुम बदल जाओगी, मगर हमसे गलती हुई गई। अब हम चलते हैं, काहे कि ये दिल्ली शहर हम दोनों देसी भाभियों को रास नहीं आया। जय राम जी की। ये कहकर चंदो और गुंजा वहां से जाने लगती हैं। तभी तान्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी भाभियों के आगे हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगती है। भाभी, मुझे माफ कर दो प्लीज, मत जाओ। मुझे एहसास हो गया है कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। अपनी ननद के माफी मांगने पर दोनों भाभियां उसे गले से लगा लेती हैं और उस दिन के बाद से तान्या और दिशु अपनी भाभियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।